नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मदरा एस अकेडमी में। चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ 30th of March 2022. The main sources is of course Assam Tribune and other national dailies will also be taken into consideration whenever we are forming these things, right? Anyways, बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया ऑलरेडी। अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्टली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग एडमिशंस इन बॉद्रा एस अकेडमी यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू दीज नंबर्स फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, कल ये मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, कुछ 3 क्वेश्चंस थे, राइट? उनका आंसर्स कुछ इस प्रकार है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम पॉलिटी हु आर कंसिडर्ड एज डी वोटर्स, सो करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन सी, वोटर्स हु कुड नॉट प्रोवाइड एविडेंस इन फेवर ऑफ देयर इंडियन नेशनैलिटी, राइट? नाउ next was Pacer scheme was recently seen in news. It is related to the improvement of our understanding in polar science and cryosphere system. ठीक है, that was the answer. Third question was consider the following statement regarding National Pharmaceutical and Pricing Authority. 2 statements दिए हुए थे, पढ़ लीजिए 2 statements। दोनों का आंसर दोनों बिल्कुल सही थे और इसलिए करेक्ट ऑप्शन भी पूछा गया था, इसलिए सी वाज द करेक्ट आंसर, राइट? और कुछ बच्चों ने सही आंसर दिए, ज्यादा बच्चों ने नहीं दिए। एनीवेज, मैं आज के जो क्वेश्चंस दूंगा, आशा करूंगा आज के क्वेश्चंस आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर देना है। एनीवेज, सबसे पहला क्वेश्चन लिया गया है असम ट्रिब्यून के सबसे पहले वाले पेज में, आप देख लीजिएगा। अप्रोप्रिएशन बिल बेसिकली लाया गया, तो उसी के रिलेटेड हम लोगों ने सोचा चलो पॉलिटी, क्योंकि ऑफकोर्स यार आप लोगों को लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ता है, राइट? सो दिस इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोप्रिएशन बिल असम में जो है, असम अप्रोप्रिएशन बिल 2022 ऑथोराइज किया गया, जिसके तहत इतने करोड़ रुपीस जो है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया निकाला जा रहा है, राइट? फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022 एंड 23, राइट? नाउ ध्यान से देखना, ये एग्जाम की यूटिलिटी पर्सपेक्टिव में GS2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली इसको रिलेट कर सकते हैं और इसमें मेन मुद्दा हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? दैट इज जो आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है? देखो क्या होता है ना, दैट बिना अप्रोप्रिएशन बिल के अगर सरकार चाहे तो कंसोलिडेटेड फंड से पैसे नहीं निकाल सकती है, ठीक है? बिना अप्रोप्रिएशन बिल से नहीं निकाल सकती है। अब देखो क्या होता है ना, अब अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू अगर निकालेगी तो ऑफ कोर्स यार उस अप्रोप्रिएशन बिल को लोकसभा में, या फिर अगर केंद्र सरकार की हो रही है तो लोकसभा, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की हो रही है तो ऑफ कोर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे आसाम की बात चल रही है तो चलो आसाम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? तो इस एप्रोप्रिएशन बिल को पहले लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ आसाम में लाया गया था, है ना? एंड आफ्टर डिस्कशन ऑफ द बजट प्रपोजल्स, है ना, उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स किया जाता है, ठीक है? नाउ द डिफीट ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, अगर कोई रीजन में एप्रोप्रिएशन बिल डिफीट हो गया तो ऐसा माना जाता है दैट वहां की सरकार को जो है रेजिग्नेशंस देना पड़ता है, बट यूजुअली नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट मेजॉरिटी में होती है, ठीक है? एंड दिस टेक्स टाइम्स, ऑफ कोर्स ये अप्रोप्रिएशन बिल जाने में, डिस्कस करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब देखो ठीक है, वो सब होने तक भी तो पैसे चाहिए ना चलने के लिए, ठीक है? तो वो ग्रांट इन एडवांस जो किया जाता है वो किया जाता है थ्रू वोट ऑन अकाउंट, राइट? ये तब तक का पैसा रहता है इसमें जब तक ये सब सारे फॉर्मेलिटीज खत्म ना हो जाती है। एनीवेज, ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने सोचा आपको चलो डिस्कस कर दूं। नाउ नेक्स्ट जो है अगेन असम ट्रिब्यून से लिया गया है सेंसस। जी हाँ, राइनोसेरस का जो है सेंसस किया गया था काजीरंगा में, जिसमें देखा गया अराउंड 2613 राइनोस देखने को मिले। ना ये कौन सा राउंड ऑफ सेंसस है? ये 14th राइनो सेंसस है जो क्या कंडक्ट किया गया काजीरंगा नेशनल पार्क में, राइट? और प्रीवियस जो सेंसस कंडक्ट किया गया था ना 2018 में, 4 साल पहले, उसमें देखा गया था दैट एनिमल काउंट जो थे वो 200 कम थे, राइट? मतलब अभी जैसे 2613 है ना, तो अराउंड तब 2213 था, सॉरी 2413, माफ करना, ठीक है? अभी 200 नंबर्स जो है ऑलरेडी बढ़ गए हैं, जिसमें 750 जो है ये मेल एडल्ट राइनोज है, 903 जो है ये फीमेल एडल्ट राइनोज है, और 170 राइनोज जो है ना दोस्तों ये अनसेक्स कैटेगरी में, मतलब होता है ना दैट इनके सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए भी कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है? तो उसको ठीक से नहीं देखा गया क्योंकि शायद जो ऑब्जर्वर्स थे, जो इन्यूमरेटर्स थे, वो शायद दूर से देख रहे थे, इसके सामने जा नहीं पा रहे थे, या फिर इस टाइप से कुछ हुआ होगा जिससे इनका सेक्स अभी तक आइडेंटिफाई 100% नहीं किया गया, बट इवेंचुअली कर लिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? और तब अगेन अगर न्यूज में रहेगा तो ऑफकोर्स वी विल श्योरली डिस्कस दैट। एनीवेज, नेक्स्ट वाटर अवेलेबिलिटी इन ब्रह्मपुत्रा, इसके रिलेटेड एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था, ठीक है? अगर आप एडिटोरियल पेज देख लीजिएगा असम ट्रिब्यून का तो ये डायरेक्टली आर्टिकल था, और इसको कैसे आप रिलेट कर सकते हैं GS2
वाटर रिसोर्सेज से आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं ना। इस आर्टिकल में था ना बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए थे दोस्तों, तो मैंने सोचा हर एक फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा अच्छे फैक्ट्स हैं। आप इसको प्रीलिम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मेंस का फोल्डर पॉइंट बना के यूज़ कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स यार आप इधर से तो यूज़ कर ही सकते हैं। एनीवेज, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है यहाँ पे एवरेज एनुअल फ्लो जो होता है ना, ये 615 बिलियन क्यूबिक मीटर का होता है ब्रह्मपुत्र रिवर में, ठीक है। एंड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज के टर्म में अगर देख लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है यह तीसरा लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड में। ये कैरी करता है बहुत ही ह्यूज लोड अमाउंट ऑफ सिल्ट अपने साथ, राइट। और ध्यान दीजिएगा ये एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट मतलब ये वैसे रिवर्स होती है जो भले ही वहां की जियोलॉजी कैसे भी चेंज हो, बट स्टिल वो जियोलॉजी कितनी भी ऊपर उठ जाए, बट स्टिल वो जो रिवर्स है बहती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल देखो इंडिया कुछ ऐसा है, राइट, है ना। चलो अब यहीं पे आ जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ऐसे हिमालयज है ना जी। अब देखो हिमालयज होते हुए भी इंडस इधर से उठती है तिब्बत में, है ना, और यहां से पास करके ऐसे चले जाती है। अगर हिमालयज उठा होगा तब तो इंडस को इधर का अपना डायरेक्शन मोड़ देना चाहिए था, इधर चले जाना चाहिए था इंडस को, बट स्टिल इसी टाइप के रिवर्स को एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं, जो क्या उसके नीचे की जियोलॉजी कैसे भी चेंज होते रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना जो रिवर है वो बढ़ते रहेगी। और वो जो आजू बाजू जो रास्ते में जो भी पहाड़ बन रहे हैं ना, उसको काटते हुए आगे निकलती रहेगी। समझ रहे हो बात? उसको क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट रिवर। याद रहेगा? चलो ओके। नेक्स्ट इज जियोलॉजिकली अगर देख लीजिएगा, अनडाउटेडली मेजर रिवर्स ऑफ वर्ल्ड जितने भी सारे हैं उसमें वन ऑफ द यंगेस्ट रिवर है ये, ठीक है। टोटल कैचमेंट एरिया जितना भी है, हम लोग अगेन नंबर के टर्म्स में नहीं जा रहे हैं, हमें परसेंटेज याद रखना पड़ेगा। मैक्सिमम कैचमेंट एरिया का परसेंटेज जो है वो चाइना के पास है, जो 50% से भी ज्यादा है ना। उसके बाद जो है वो इंडिया के पास है, राइट ना। देखो ध्यान से देखना, कैचमेंट एरिया जो होता है ना, वो मेन रिवर्स प्लस इसके ट्रिब्यूटरीज जितने हैं ना, उसका पूरा एरिया, वो पूरा एरिया को कवर करता है, सिर्फ मेन रिवर का एरिया को कवर नहीं करता, ठीक है। उसको कहते हैं कैचमेंट एरिया। तो इसका कैचमेंट एरिया अगर देख लीजिएगा तो ये मतलब चाइना में सबसे ज्यादा है, उसके बाद है इंडिया में, उसके बाद है बांग्लादेश में, और सबसे कम है भूटान में भी, ठीक है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन बाई चांस अगर कल को आ जाता है दैट बताइए इसका कैचमेंट एरिया कहाँ का डिवाइड किया गया है, तो सिर्फ आपके दिमाग में इंडिया, चाइना और बांग्लादेश आएगा, बट नहीं, भूटान भी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसके नाम देख लीजिएगा, अलग अलग जगह अलग अलग है। जैसे जब तक ये तिब्बत में बहते रहता है तो इसको यार्लुंग शांगपो कहते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश में घुसता है, ध्यान दीजिएगा अभी मैं सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का बात कर रहा हूँ, अभी असम का बात ही मैंने नहीं किया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जब तक घुसेगा ना तो उसको सियांग रिवर कहेंगे, ठीक है। बट जब यह अल्टीमेटली असम के प्लेन्स में घुस जाता है तब हम उसको अगेन ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट्स अगर देख लोगे तो वह फैक्ट्स दिया हुआ था ना, ये फैक्ट किस लिए दिया हुआ वो भी मैं बता रहा हूँ, बट बताया गया है दैट देखो भाई, प्रेसिपिटेशन जो होता है ना तिब्बत में, उसके कारण जो है मात्र 7% ही वाटर फ्लो जो है ब्रह्मपुत्र में तिब्बत में प्रेसिपिटेशन के कारण हो रहा है, ठीक है। और बाकी जो रेस्ट है इट इज हैपनिंग इन ट्रिब्यूटरीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मतलब ट्रिब्यूटरीज जो है अरुणाचल प्रदेश में और हमारे यहाँ पर जो मानसून रेन्स है उसके कारण जो है मैक्सिमम परसेंटेज जो है पानी वो हमें ब्रह्मपुत्र में बहता हुआ दिखता है, राइट। इसीलिए ऐसा बोला जा रहा था चाइना जो यहाँ पर डाइवर्जन कर रही है ना रिवर का, तो उसके लिए हमें बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये वाला आर्टिकल ऐसा लगा दैट किसी चाइनीज फंडेड एडिटर के द्वारा ही किया गया है, क्योंकि आप खुद सोचो मतलब ये कैसे इतना इंसेंसिटिव कोई लिख सकता है दैट 7% ही टोटल फ्लो जो है वो तिब्बत से आ रहा है प्रेसिपिटेशन के लिए। मतलब तिब्बत में जो प्रेसिपिटेशन होता है उसके कारण 7% फ्लो हो रहा है, राइट। बट इसका नेचुरल फ्लो को उन्होंने काउंट ही नहीं किया, है ना। तो आप खुद सोचो ना, आप अगर इसको फ्लो को डाइवर्ट कर रहे हो तो उसकी नेचुरल फ्लो भी तो डाइवर्ट हो जा रही है ना जी, ठीक है। तब तो इंडिया में बहुत कम आएगा, भले ही अभी जितना भी प्रेसिपिटेशन से मिल रहा है उसका 93% भले ही इंडिया के तरफ से हो रहा है, ठीक है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट स्टिल अगर मेन रिवर का डाइवर्ट जन ही फ्लो कर दे, मतलब डाइवर्ट कर दे, तब तो कचरा हो जाएगा ना। तो ये सब चीज़ें समझने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए यह वाला आर्टिकल लिखा गया था। बट अगेन ये वाला पॉइंट मुझे काफ़ी ज़्यादा एक पर्टिकुलर इंक्लाइन लगा कहीं ना कहीं। एनीवेज, द ब्रह्मपुत्र रिवर हैज एन एवरेज डेप्थ ऑफ 30 मीटर थ्रू आउट। अगर आप असम में देखिएगा 30 मीटर इसका एवरेज डेप्थ है, और मैक्सिमम डेप्थ अगर देख लीजिएगा वो है 135 मीटर एट सादिया, ठीक है।
नेक्स्ट इज सादिया कहाँ है बताइए तो, वो जो जहाँ पर अगेन घुसता है, मतलब जो पॉइंट आसाम में घुसने वाला पॉइंट है ना वो, और जहाँ से निकलता है वो धुबरी वाला है, ठीक है, जहाँ पर मतलब अल्टीमेटली 90 डिग्री बेंड लेकर आपका जाकर बांग्लादेश में घुस जाता है, वो वाला रीजन धुबरी है, ठीक है, और सादिया आपका एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, ठीक है। एनीवेज, अब रिवर जो है ये ब्रेडेड चैनल होता है इसका। अब ब्रेडेड चैनल मतलब सोचिए जैसे ये रिवर है ना, तो आप देखिएगा बीच बीच में जो है ना, बीच बीच में सैंड का एक टीला बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करती है, रिवर का फ्लो जो है ऐसा होता है कुछ, है ना, ऐसा रिवर का फ्लो होता है, ऐसे रिवर फ्लो करती है, ऐसे रिवर फ्लो करती है, समझ लो बात। तो ये हो गया ब्रेडेड चैनल, है ना। और इंस्टेबिलिटी ऑफ रिवर इज एट्रीब्यूटेड टू हाई सेडिमेंट्स, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट बहुत स्टीप स्लोप से बहते हुए आती है, ठीक है। और ब्रेडेड चैनल्स तो खैर डिसअपियर्स हो जाती है मॉनसून के समय, क्योंकि आप खुद सोचिए मॉनसून के समय जो है ना यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ब्रेडिंग जो ये पैटर्न्स है यह बिल्कुल हमें नहीं दिखते हैं, है ना। बट मॉनसून का में पानी का समय भी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, जो सामने आजू बाजू वाले रीजन्स में फ्लड प्लेन रीजन्स में फ्लड ही आ जाते हुए दिखता है ना। सवाल ये होता है दैट ये जो ओवरऑल ब्रह्मपुत्र बेसिन का हाइड्रोलॉजी है वो इम्पैक्ट होता है तो कैसे होता है। देखो बहुत सारे फैक्टर्स है, एक तो है अर्थक्वेक, है ना। जैसे आप सुबनसिरी रिवर ही ले लो, इट वाज कंप्लीटली ब्लॉक्ड बाय सीवियर लैंडस्लाइड्स जो कि पास्ट में हमारा देखा गया है, राइट। बाद में तो खैर हेडवर्ड इरोजन्स के थ्रू कोई बात नहीं, चीज़ें हो जाती है, बट स्टिल इम्पैक्ट तो होता है ना जी हाइड्रोलॉजी में। थोड़े समय के लिए इम्पैक्ट आता है, आता तो है ना। बहुत समय अर्थक्वेक के लिए देखा गया है दैट नीचे वाला जो बेड है ना, वो बेड बिल्कुल डिसअलाइनमेंट हो जाता है, तो उसके डिसअलाइनमेंट के कारण जो है वाटर का वॉल्यूम भी जो है, फ्लो भी जो है, वो भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण जो है स्नो और आइस की मेल्टिंग रेट जो है वो चेंज हो रही है, उसके कारण जो है वाटर की डायनेमिक्स जो है वो चेंज हो रही है। फ्लक्चुएटिंग नॉर्थ वेस्ट मानसून, हमें नॉर्थ ईस्ट मानसून देखने को मिल रहा है, राइट। वो भी क्यों बताइए तो, ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज के कारण, राइट। डाइवर्जन किया जा रहा है वाटर का और डैम कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं चाइना के द्वारा, तो इसके कारण भी जो है बेसिक्स हाइड्रोलॉजी जो है आपका ब्रह्मपुत्र के ऊपर वो बहुत हद तक इम्पैक्ट होता हुआ हमें दिख रहा है, राइट। एनीवेज, ये तो जस्ट एक न्यूज़ था जो क्या एक होलिस्टिक मैनर में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आ जाता है रूट ब्रिजेस के ऊपर, क्योंकि मेघालय का जो रूट ब्रिज है ना वो यूनेस्को के हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में काउंट किया गया, अभी टेंटेटिव लिस्ट में आया है, अभी इसको फॉर्मली अनाउंस करना बाकी है, राइट। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में से आप इसको डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि सन 2015 में क्लियरली यह क्वेश्चन आया था रूट ब्रिज के ऊपर, दैट बताइए भाई रूट ब्रिज इंडिया के किस वाले रीजन में है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, एक था हिमाचल प्रदेश, एक था मेघालय, एक था तमिलनाडु और एक कुछ था गुजरात या राजस्थान, ऐसा कुछ था, ठीक है। सो ऑफ कोर्स द नॉर्मल नेचुरल आंसर वाज मेघालय, राइट। सो मेघालय हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मालाबार रेबलियन 1921 न्यूज में था। नाउ क्यों न्यूज में था, क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने बेसिकली उनके पास एक प्रपोजल आया था दैट मालाबार रेबलियन में जो मार्टायर्स की लिस्ट है ना उसमें कुछ कुछ लोग हैं उनको हटा देने के लिए, ठीक है। तो आईसीएचआर ने क्लियरली बोला नहीं भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, जो फैक्ट है वी कैन नॉट चेंज द फैक्ट्स, राइट। तो सवाल होता है ठीक है मालाबार मोपला रेबलियन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये है क्या, 1921 में ये हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि देखो उस समय में जो है ना इस रीजन में ब्रिटिश और हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो थे वो पीजेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, ठीक है। तो उनसे परेशान होकर मोपला, ये पीजेंट्स जो थे ना ये मोपलास थे ना, ये मुस्लिम्स थे मालाबार रीजन्स के, ठीक है। तो इसीलिए उनकी अपराइजिंग हुई थी काइंड ऑफ, है ना। और अभी ये हाईलाइट न्यूज़ क्यों हो रहा है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी अगेन 100th ईयर एनिवर्सरी इसका बेसिकली सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसीलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ ये आपको समझना पड़ेगा दैट ये मोपला रेवलियन जो है पहले तो अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ था, राइट। बट इवेंचुअली ऑफकोर्स ब्रिटिश कॉलोनियल फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था, बट इवेंचुअली जो है ये कम्युनल वायलेंस में स्टार्ट हो गया बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, है ना। नाउ ये 1921 के आसपास हुआ था, तो आपको पता है दैट उस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था, राइट। और गांधी जी ने शौकत अली के साथ मिलकर उन्होंने बेसिकली कैलिकट आए थे केरला के, ठीक है। और उन्होंने मैसेज दिया था और दैट देखो हमें नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट एक साथ ले जाना है, राइट। और इसीलिए खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया गया था मालाबार में भी, है ना। और उसी का सपोर्ट लेकर बेसिकली उन्होंने बोला था दैट हाँ चलो मपिलास जो थे, है ना, जिसको हेड किया गया जा रहा था भाई महादुम तंगाल, ठीक है, पुन्नानी का। तो उन्होंने बोला दैट ठीक है सर हम आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बट मेक श्योर कीजिए दैट हम लोग भी जो हमारा भी जो मोपला रेवलियन है उसको भी आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है।
तो बट इन्होंने क्लियरली बोला गया था ठीक है सपोर्ट तभी होगा जब वो नॉन कॉपरेशन मतलब लाइक बिल्कुल कोई वायलेंस उसमें नहीं होगा, राइट। मोस्ट ऑफ द टेनेंट्स ग्रीवांसेस वे रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, हाई रेंट्स, रिन्यूअल फीस। मतलब देखिए टेनेंट्स को यही इसी एंगल में परेशान किया जा रहा था ब्रिटिशर्स और तब के वहां पर लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए ये सब उनके द्वारा मांग रखी गई थी। बट तब के समय आपको ये ब्रिटिश इंडिया का समय था, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी एग्रेसिवली इसको रिस्पॉन्ड किया और ब्रिटिश ने गुरखा रेजिमेंट को इसको भेज दिया था जिससे इस मूवमेंट को यहाँ पर सप्रेस भी किया जा सके। वैसे इस मूवमेंट के साथ एक ट्रेजेडी रिलेटेड है, उसको हम लोग कहते हैं वेगॉन ट्रेजेडी, राइट। नाउ ये कौन सा ट्रेजेडी है? देखो मैंने बोला ना ब्रिटिश ने गुरखा रेजिमेंट को भेजा था सप्रेस करने के लिए इसको। अब देखो क्या होता ना दैट इतना तगड़ा ब्रिटिश का सप्रेशन था ना दैट क्या हुआ था दैट एक रेलवे के जो मालगाड़ी होता है ना उसके भीतर में लोगों को सफोकेट करवा गया था टू डेथ, ठीक है। मतलब बहुत ही गंदा तरीके से लोगों को मारा जाता था यार तब तो, है ना। सो ये कहीं ना कहीं याद रखिए, है ना। नेक्स्ट इज घर घर राशन योजना। अब ये पंजाब गवर्नमेंट का योजना है तो आपको क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो यू नेवर नो, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऐसा ही पूछा जा सकता है ना दैट बताइए रिसेंटली घर घर राशन योजना लॉन्च किया गया था तो वो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए कंफ्यूजन तो आ ही सकता है ना, इसीलिए हम लोग को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएस पर्पस टू पर्सपेक्टिव से इसको गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अच्छा घर घर राशन योजना है क्या? ये प्रोवाइड करता है होम डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन, किसको? बेनिफिशियरीज को, राइट। नाउ इतने में मैं नहीं जा रहा बट मेन जो चीज़ है वो यही आपको याद रखना है और कुछ याद ही नहीं रखना है, ठीक है। ये सब तो खैर आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी यही सब प्रोविजंस दिख जाएंगे दैट वीट जो है 5 kg 2 रुपीज़ पर केजी के आधार पर दिया जाता है। बट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत तो अभी फिलहाल के लिए तो फ्री ही मिल रहा है, ठीक है। सो एनीवेज आपको ये सब चीज़ें याद रखना पड़ेगा दैट ये जो स्कीम जो लॉन्च की गई है इट इज़ एब्सोल्युटली इनक्लाइन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2030, ठीक है ना। और ये स्कीम जो है कहीं ना कहीं आटा दाल स्कीम भी पंजाब की थी, ठीक है। वो भी मतलब सेंटर का फूड सिक्योरिटी एक्ट का ही एक ट्वीट वर्जन था, ठीक है। सो सिर्फ नाम चेंज है यार, है ना। बट एनीवेज आपको समझना पड़ेगा कहाँ पर ये स्कीम लागू हुआ था, पंजाब में, ठीक है। बाय द वे ये स्कीम लेकिन ऑप्शनल है उन्हीं लोगों के लिए जो क्या फेयर प्राइस शॉप्स के बाहर में क्यू में खड़ा नहीं हो सकते, तो उनके लिए बेसिकली उनके घर तक ये सब चीज़ें पहुंचा दी जाएंगी, है ना। नेक्स्ट नेशनल इनोवेशन फंड। रिसेंटली नेशनल इनोवेशन फंड ने एक हर्बल फॉर्मुलेशंस निकाला है जिससे टिक इन्फेक्शन होते हैं ना डेयरी एनिमल्स में, डेयरी एनिमल्स मतलब गाय भैंस, ठीक है। अब उनके शरीर में जो क्या है ना जुआ, जैसे इंसान के शरीर पे माथे पे जुआ होता है ना, तो उनके शरीर पे टिक होता है, ठीक है। अब वो टिक क्या करता है, उनके खून को चूस देता है ना। उनके खून को चूस देता है तो वो बुखार में पड़ जाते हैं, है ना। और गाय भैंस उनका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा घट जाता है, ठीक है। तो इसलिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने एक नीम हर्बल फॉर्मुलेशन निकाला है जिसके तहत इस चीज़ को घटाया जा सके। सोर्स इसका द टाइम्स ऑफ इंडिया और GS3 से एनिमल रियरिंग पार्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नाउ हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं मेन तो ये तो मुद्दा था, राइट। बट हमें डिस्कस करना है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को लेकर दैट ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है क्या। ये सन 2000 में सेटअप किया गया था एज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर किस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये इंडिया का नेशनल इनिशिएटिव है जिससे स्ट्रेंथन किया जा सके ग्रास रूट लेवल में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को। अब ये भी क्या है, ये भी तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ही ना है जी, ग्रास रूट लेवल का, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, इंडिया जो है ज़्यादा क्रिएटिव होगा, ज़्यादा नॉलेज बेस्ड सोसाइटी हमारी बनेगी और ग्रास रूट इनोवेटर्स को जो ये प्रोमोट करेगा और साथ ही साथ जो आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज है ना उनको रिकॉग्नाइज करने की में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा ना। ये मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का, क्या ये इंपॉर्टेंट है? कैसे नहीं इंपॉर्टेंट है। 2015 को देखिए यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF। बताइए, चलिए एक मैंने इसका आंसर इसलिए नहीं दिया है ना, मैं आपको चाहता हूँ लिखिए तो इसका आंसर क्या होगा। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इज एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली यही चीज़ तो हम लोगों ने देखा। ये एक इनिशिएटिव है टू स्ट्रेंथन द हाईली एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च इन इंडियाज प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन कोलाबोरेशन विथ हाईली एडवांस्ड फॉरेन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। देख रहे हो। अब देखो दूसरे नंबर पॉइंट को कितना एग्जैजरेट इन्होंने किया हुआ है, देखो ध्यान से पढ़ना इसको फिर से, है ना। इस टाइप के पॉइंट्स लेकिन गलत होते हैं,
सिविल सर्विसेज में, ठीक है, इसलिए ध्यान से। NIF इज एन इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द हाईली एडवांस, देख लो हाईली एडवांस साइंटिफिक, ये तो ग्रास रूट लेवल में हम लोग कर रहे हैं भाई, हाईली साइड एडवांस कैसे हो गया, ठीक है, चलो 2 मिनट के लिए अगर ये मान भी लेते हैं, ऑफ इंडिया प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, ओके, इन कोलाबोरेशन विद हाईली एडवांस, देख लो हाईली 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 इतना एग्जैजरेट कर रहा है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स दिस इज रॉन्ग एंड इन फैक्ट ऑल्सो दिस इज रॉन्ग, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों कोरल ब्लीचिंग को लेकर ना, ये जो है ना पुराना कल का न्यूज़ है, एक्चुअली कल जो है मिस आउट हो गया था ये न्यूज़, तो आई थॉट दैट चलो इस आज के क्लास में हम लोग कर लेते हैं, GS3 में इसको कंजर्वेटिव रिलेटेड इश्यूज में कर सकते हैं, मतलब देखो हमारा एम यही रहेगा दैट कोई भी न्यूज़ जिससे छूट ना जाए हमारा, ठीक है, A to Z कवर कर ले, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग आराम से लिख सकते हैं ना। एनीवेज इस मुद्दा क्या है दैट साइंटिस्ट ने जो है वार्न किया है दैट द ग्रेट बैरियर रीफ विल फेस क्रिटिकल पीरियड ऑफ हीट स्ट्रेस, अभी कुछ दिनों में क्रिटिकल पीरियड ऑफ हीट स्ट्रेस फेस करने वाला है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरल बैरियर रीफ है, राइट, और ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ही मास स्केल में कोरल ब्लीचिंग भी हमें देखने को मिल सकता है ना। इस ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में देख ले, ये अगर देख लीजिएगा 2300 किलोमीटर के लेंथ पे, ये यहाँ से अगर देख लीजिएगा पूरा ये फैला हुआ है, ठीक है, 2300 बहुत बड़ा होता है भाई, ठीक है, अराउंड 3000 कोरल रीफ का ये होम है, 600 कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स हमें यहाँ पे छोटे मोटे देखने को मिल रहे हैं, देख रहे हो, मिल रहा है ना, है ना, वैसे ही देखो 1625 टाइप ऑफ फिशेस हमको देखने को मिलते हैं, 133 वैरायटीज ऑफ शार्क्स, देख लो कितना ज्यादा यहाँ पे इस रीजन का इकोलॉजी इनरिच्ड किया हुआ है ना। इनफैक्ट सॉफ्ट और हार्ड कोरल्स अराउंड 600 टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं ना, इतने टाइप्स के इतने वैरायटीज एक छोटा सा रीजन में, ये कैसे पॉसिबल है भाई। देखो अगर आपने कोरल्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दैट दुनिया का यह सिर्फ 0.1% एरिया ही कवर लेती है, बट अगर देख लीजिएगा मरीन क्रिएचर्स अराउंड 25% ऑफ मरीन क्रिएचर्स हमें इस रीजन्स में देखने को मिलते हैं, मतलब सोच रहे हैं एरिया कितना कम छे कर रही है, बट साथ ही साथ ये मरीन क्रिएचर्स की जो संख्या है वो कितनी ज्यादा है यहाँ पर, है ना। सो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इट, इसी के कारण जो है ना यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना इतना वैरायटीज ऑफ कोरल रीफ्स, कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स, टाइप्स ऑफ फिशेस, है ना, वैरायटीज ऑफ शार्क्स, है ना, 600 टाइप्स ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड कोरल्स, ये सब हम लोग क्यों देख रहे हैं, ऑफ कोर्स इस रीजन के कारण ही, राइट। इट इज फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन एंड कंपैक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ लाइम सीक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म, और वो क्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरल पॉलिप्स। ना ध्यान दीजिएगा कोरल पॉलिप्स की अगर बात करें तो ये ट्रॉपिकल ओशंस में जो क्या 25 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड रीजन्स में मिलती है ना, जो यहाँ पे प्रेडोमिनेंटली बेसिकली मिलती है। देखो कोरल जब भी हेल्दी होती है ना तो वो कुछ इस टाइप का रंग बिरंगा दिखती है, बट कोरल जब ब्लीच हो जाता है तो वो जो है ये रंग बिरंगा कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल चला जाता है। क्यों, कोरल जब भी ब्लीच हो जाती है तो उसके साथ जो एक एल्गी रहती है ना कोरल के साथ, वो रहती है जूज़ैंथले, ठीक है। अब इस जूज़ैंथले एल्गी के कारण ही कोरल जो है वो रिवाइव कर पाती है, इतना कलरफुल होती है, बट अगर हीट स्ट्रेस आ जाएगा ना तो ये जूज़ैंथले क्या होगी, ये कोरल को छोड़ के भाग जाएगी, ठीक है। जैसे कोरल को छोड़ के भाग जाएगी तो अपने साथ वो कलर भी लेकर भाग जाएगी और कोरल जो है ऐसे बेचारा रह जाता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान देना एक चीज, फैक्ट ये है दैट अगर जब भी कोरल ब्लीच होता है तो इमीडिएटली कोरल मर नहीं जाती है, ठीक है। वो ऐसा भी हो सकता है दैट वो कुछ समय के लिए दैट वो ब्लीच वाले पोजीशन में हो, बट वो फिर अपने आप को रिवाइव कर सकती है अगर द नॉर्मल लेवल ऑफ सैलिनिटी, नॉर्मल लेवल ऑफ हीट रीजन्स जो है यहाँ पर फिर से थ्राइव करे तो, बट अगर नॉर्मल लेवल ना हो तो लेकिन किस्सा मुश्किल हो सकता है, क्लियर है ना। सवाल यह भी होता है दैट ठीक है अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा इसको एडवांस्ड वे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलिप्स, क्या क्या कंडीशंस होते हैं जिससे कोरल पॉलिप्स इस रीजन्स में ग्रोथ होती है। तो देखो एक तो पहला कंडीशन है दैट ट्रॉपिकल ओशन होना ही चाहिए, तभी उस रीजन्स पे हमें कोरल्स देखने को मिलेगा। मतलब ट्रॉपिकल ओशन मतलब मीन एनुअल टेम्परेचर जो है वो 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो अब कोरल के साथ क्या प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर में नहीं सर्वाइव कर सकती है, बहुत कम टेम्परेचर में भी नहीं सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। साथ ही साथ ये ज्यादा डीप लेवल में नहीं सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि ज्यादा डीप अगर ओशन में जाओगे ना तो ऑक्सीजन और सनलाइट की कमी हो जाएगी, और ये तो आपको पता है ना यार, यहाँ इनको खाना भी तो बनाना पड़ता है ना खुद का, उसके बाद बहुत सारे ऐसे दूसरे मरीन ऑर्गेनिजम्स है जो कि इनके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सब भी चीज है। नेक्स्ट इज क्लीन और सेडिमेंट फ्री वाटर होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर टर्बिडिटी हो ना तो क्या होगा, देखो ये जो छोटे छोटे क्लॉग्स है ना, ये फुल सोचो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े
सेडिमेंट्स है। तो ये सेडिमेंट्स अगर यहाँ पे मिल गए तो यहाँ पे इनको इनके ये जो मुंह सब है उसको बंद कर देगा, ठीक है। अब मुंह अगर बंद कर देगा तो कहाँ से ये लोग अपना खाना पीना खाएगा या फिर कुछ भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली ये चीज बोला गया। नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर ऑल्सो हैम्पर्स देयर ग्रोथ, सो दे लिव अवे फ्रॉम द एरिया ऑफ रिवर माउथ। जी हाँ दोस्तों, फ्रेश वाटर भी अगर सोचा आ जाए ना तो दैट ऑल्सो हैम्पर्स देयर ग्रोथ, राइट। देयर इज वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ ओशन सैलिनिटी विच इज इंजूरियस टू द ग्रोथ ऑफ कोरल पॉलिप्स। जी हाँ, ये ओशन रीजन्स में जो है ना सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उस टाइप के रीजन्स में लेकिन कोरल पॉलिप्स का ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट तो सवाल होता है क्या आइडियल सैलिनिटी होनी चाहिए? तो आइडियल सैलिनिटी जो भी ओशन का होना चाहिए जिससे कोरल वहाँ पर प्रॉपरली सर्वाइव कर सके वो है 27 पार्ट्स पर मिलियन टू 30 पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है? नेक्स्ट इज ओशन करंट्स एंड वेव्स, जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होती है बिकॉज दे ब्रिंग्स नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड सप्लाई टू दीज कोरल्स, राइट। मोर ओवर प्रेजेंस अगर देख लीजिएगा एक्सटेंसिव सबमरीन प्लेटफॉर्म का, दैट इज वेरी मच आइडियल फॉर द कॉलोनीज ऑफ कोरल पॉलिप्स, ठीक है। सो ये भी चीज है, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा तब कहाँ पर कोरल्स उगेंगी, है ना। हवा में तैरेगी तो नहीं ना कोरल्स, है ना, मतलब ओशंस में, ठीक है। तो उसको भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, तो वो सबमरीन प्लेटफॉर्म जो है वो आइडियल कंडीशंस होता है, वो भी एक्सटेंसिव अगर सबमरीन प्लेटफॉर्म है जो कि 9 मीटर से नीचे ना हो, क्योंकि ज्यादा नीचे अगर हो गया तब तो कोरल्स सर्वाइव थ्राइव करना मुश्किल हो जाएगा कोरल्स के लिए। समझ रहे हो बात? तो ये सब चीजें लेकिन ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। एनीवेज नेक्स्ट आ जाता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। एक्चुअली क्या हुआ ना, चंडीगढ़ के जो इंप्लॉइज है वो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल के अंडर आ जाएंगे अभी से। एक्चुअली इससे पहले लेकिन वो पंजाब के रूल के अंडर आते थे, तो पंजाब की गवर्नमेंट जो है इस पे ऑब्जेक्शंस जता रही है दैट ऐसा सेंटर ने क्यों किया। एनीवेज अब क्योंकि वो यार आपका जाकर यूनियन टेरिटरी है तो सेंटर हैव द पावर, राइट। एनीवेज GS2 इश्यूज रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज से इसको आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट द सेंट्रल सिविल सर्विस विल नाउ अप्लाई टू द एम्प्लॉयज ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, और द यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़ इज द कॉमन कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ये तो आपको पता है। अब पंजाब के द्वारा जो है ये कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं ना, कंसर्न्स रेज किए जाए या नहीं किया जाए, हमारे लिए मुद्दा क्या है? हमारे लिए मुद्दा यही है दैट हाँ चलो हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है वही चीज हम लोग याद करेंगे। एनीवेज इसके कुछ कुछ इंप्लीकेशंस देख लेते हैं, है ना। इंप्लीकेशंस क्या है? इनहांसमेंट ऑफ रिटायरमेंट एज, अभी क्या था 58 ईयर्स वहां पर, है ना, अब इससे 60 ईयर्स हो जाएगा। वुमेन एम्प्लॉइज जो है विल नाउ हैव 2 ईयर्स ऑफ चाइल्ड केयर लीव, है ना, अभी वहां पे 1 ईयर ऑफ चाइल्ड केयर लीव दिया जाता था। इट विल हैव अदर बेनिफिट्स जैसे इंक्रीज इन चाइल्ड एजुकेशन एंड अलाउंसेस, ठीक है। दोज विद एजुकेशन डिपार्टमेंट्स देयर रिटायरमेंट एज विल इनहांस टू 65 ईयर्स, है ना। ये सब रूल्स चेंज करने के बाद ये सब चीजें हो सकता है ना। पावर पार्लियामेंट का क्या है टू मेक लॉज? देखो पार्लियामेंट जो है ना ये कोई भी सब्जेक्ट में कानून बना सकती है ना, इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मतलब वो सेंट्रल लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट हो या फिर कंकरेंट लिस्ट हो, कोई भी इसमें बना सकती है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यार पार्लियामेंट को कुछ नहीं आप बोल सकते हो, है ना। प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस फॉर पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ अंडमान, मतलब डिफरेंट जो जितने भी सारे यूनियन टेरिटरीज है, प्रेसिडेंट उसके पीस प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। और कोई भी अगर रेगुलेशंस किया जा रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा, सेम फोर्स होगा एज द इफेक्ट ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसको आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो एज सच। अब आ जाता है जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किए उसके आधार पर कुछ कुछ डेली एमसीक्यूज, है ना। अगेन मैं आशा करता हूं दैट इन एमसीक्यूज का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे। आज भी मैं इसका आंसर नहीं देने वाला हूं, इंटरेक्शन मैं इसका आंसर्स कल आपको दूंगा, ठीक है। पहला, मोपला रेवेलियन इन इंडियन हिस्ट्री इज इन कंटेम्प्रेरी टू विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स? बताइए। कोमागाता मारू इंसिडेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट? इन चारों में से क्या इसका सही आंसर होगा? बहुत ही थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको मोपला रेबेलियन का टाइम स्पैन याद रखना पड़ेगा, तभी आप इस आंसर को लिख सकते हो नीचे। एनीवेज दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, पहला स्टेटमेंट है इट लाइज अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द इंडियन ओशन। दूसरा, इट इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ध्यान देना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, दैट इज व्हाट यू नीड टू राइट हियर, ठीक है। तो ए ओनली, बी ओनली, बोथ नन। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्र रिवर, माफ करना, हाँ ब्रह्मपुत्र रिवर। पहला स्टेटमेंट है इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज। ओके, इट इज द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द वर्ल्ड, ऑल राइट।
तो ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के रिलेटेड, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नन, ठीक है। सो आई वॉन्ट यू टू राइट द आंसर। नाउ लेट्स कम डाउन टू द मेंस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया गया रिगार्डिंग द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट। आपको बताना है कैसे और क्यों, हाउ एंड वाई डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंसीज आर कैरिड आउट, इसको आपको प्रॉपर्ली डिस्कस करना है, राइट। तो अगेन स्टार्टिंग कैसे करोगे आप, डिलिमिटेशन के साथ, राइट। आप उसके बारे में लिख दोगे कैसे किया जाता है, उसके चैलेंजेस को बताना और वे फॉरवर्ड बताना, दिस इज हाउ यू नीड टू गो अबाउट। चलो एक काम करते हैं ना, ये जो सैंपल आंसर दिया हुआ है जस्ट गो थ्रू इट। देखो जैसे इसमें डिलिमिटेशन के बारे में बताया गया है, दैट डिलिमिटेशन मतलब क्या होता है, राइट। देख लो इसका पूरा प्रोसेस, पूरा डिफिनेशन इसको प्रॉपर्ली दिया गया है, जिससे देखो इसका डेफिनेशन इस टाइप के, अगर स्टैटिक कोई भी टॉपिक आएगा ना उसका डेफिनेशन लिखा करो, क्योंकि उसका डेफिनेशन लिखने से ना एटलीस्ट एग्जामिनर को पता चला जाएगा दैट यस ही नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट डिलिमिटेशन, राइट। तो वैसे ही बताया गया, डिलिमिटेशन मींस द एक्ट ऑफ process of fixing limits of boundaries of territorial constituencies in a country to represent change in the population, ठीक है। it follows the principle of one vote one value, absolutely। देख लो ये सब लोग लिख नहीं पाते हैं, बट इस टाइप के कीवर्ड्स आप अपने नोट कॉपी में बिल्कुल लिख लो, वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। it provides equal representation to equal segment of population and fair division of geographical area in one political so as that one political party does not have advantages over other। say for example ये एक एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, अब 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम लोग ऐसे बांटेंगे जिससे ओवरऑल 10 के 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है ना, जैसे अगर सोचो 1 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है ना 10 के 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000, हाँ यार 10,000 के थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे तो चलता है, दैट इज नॉट फैक्टर, ठीक है। बट ऐसे डिवीजन होगा जिससे क्या ये जो डिवीजन है वो प्रॉपर हो सके, ठीक है। अंडर आर्टिकल 82 पार्लियामेंट इनैक्ट्स डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, एब्सोल्युटली। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1952। ये कुछ फैक्ट्स है अगर आप देना चाहते हो, बट अगर नहीं भी याद है कोई बात नहीं है ना, आप जो नॉर्मल डायनामिक पार्ट है उसको मेंशन कर सकते हो। डिलिमिटेशन कमीशन जो है अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ये वर्क करती है विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। नाउ ये कैसे, इसका काम क्या कैसे होता है, देखो ये जो है नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज निकालती है, राइट। ऑफ कोर्स पॉपुलेशन को देखकर ये आइडेंटिफाई करती है सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, दैट किस रीजन में शेड्यूल कास्ट का सीट, किस रीजन में शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्व सीट मिलना चाहिए, एंड इन केस ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन है ना उनके मेंबर्स के अराउंड। तो अगेन इनमें भी दैट इज डिलिमिटेशन कमीशन में भी जो मेजॉरिटी की जो ओपिनियन है ना वो प्रिवेल करती है, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ हाई पावर्ड बॉडी हुज ऑर्डर्स हैव अ फोर्स ऑफ लॉ। जी हाँ, ये एक हाई पावर्ड बॉडी है जिसको जो भी अगर सोचो अगर डिलिमिटेशन कर देना वो, तो उसके डिलिमिटेशन को आप फिर से कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतना ज़्यादा पावरफुल है ये ना। सवाल होता है कुछ चैलेंजेस भी है, क्या क्या चैलेंजेस है, देखो डिलिमिटेशन जो है वो 2001 के सेंसस के द्वारा किया जाता है, 2008 में किया गया था लास्ट डिलिमिटेशन, ठीक है। हाउएवर द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट्स अगर देख लीजिएगा वो लेकिन 1971 सेंसस के आधार पर। अब देखो डिलिमिटेशन किया गया है 2008 के आधार पर, बट ये जो सीट्स जो मिले हैं वो 1971 के आधार पर। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा यहाँ पर ओल झलोल है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव कैप्ड द नंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स टू इतना एंड इतना, ठीक है। मतलब हर एक स्टेट से कितना हो जाइए वो भी कैप हो गया है, ठीक है। तो ये तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना, तो आप डिलिमिटेशन तो कमीशन को थोड़ा तो आपको रूम देना पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल अगर साउथ इंडियन स्टेट्स में पॉपुलेशन कम है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में पॉपुलेशन कम है, तो ऑफकोर्स जो सीट्स जो है सीट्स का बंटवारा वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के फेवर में जाना चाहिए, ठीक है। या फिर सोचो 100 साल बाद साउथ इंडियन स्टेट्स में पॉपुलेशन बढ़ गया, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में पॉपुलेशन घट गया, तो उस समय साउथ इंडियन स्टेट्स के उधर मैक्सिमम सीट्स चले जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए डिलिमिटेशन, ठीक है। बट आपने तो यहाँ पे कैप कर दिया, वो चीज कहीं ना कहीं इसके इंडिपेंडेंस में एक हर्ट करती है। एज अ रिजल्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल रिप्रेजेंटेटिव। जी हाँ, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन। आशा करता हूँ दैट आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गाइज रिगार्डिंग द एडमिशंस इन भद्रायस अकेडमी यू कैन डायरेक्टली एनी टाइम कॉन्टैक्ट ऑन टू दिस नंबर्स फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। चलिए बाय बाय, टेक केयर।